गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गद्य खंड से पाठ 1 नमक का दरोगा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ओके, तो आप लोग बुक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये नमक का दरोगा पाठ जो है इसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि इसको लिखने वाले हमारे हिंदी जगत के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा ये कहानी है नमक का दरोगा, जो कि इसका प्रथम प्रकाशन सन 1914 में हुआ था और ये बहुत ही बहुचर्चित कहानी है। इसमें इस नमक का दरोगा पाठ में इसका थोड़ा केंद्रीय भाव आप लोग जान लीजिए कि जिसे इस पाठ में ये बताया गया है कि किस प्रकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं और उन्हें सत्य को ठुकराकर असत्य की जीत होते हुए देखना पड़ता है और वो हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं, पर फिर भी उनके जीवन में वो ये अनुभव करते हैं कि हमेशा से असत्य की ओर ही सभी साथ देते हैं और किस प्रकार समाज में असत्य का बोलबाला है। और इस प्रकार यह पाठ जो है उनकी सत्यता को झुटलाता है और समाज उन्हें ठुकराता है। इस प्रकार इस पाठ में आप देखेंगे कि किस प्रकार क्या घटना होती है और किस प्रकार उन्हें अपमान समाज के द्वारा सहना पड़ता है। नमक का दरोगा पाठ में नमक अर्थात जब ब्रिटिश सरकार का हमारे देश में शासन था और नमक कानून बनाया गया था और इस नमक कानून को बनाने के लिए उसके लिए नमक विभाग भी बनाया गया था और इस विभाग के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जा रहे थे। एक दरोगा पद भी था उस विभाग में जिसके लिए अनेक लोग ललायित थे और इस दरोगा बनने की इच्छा में लोग अपना अपना प्रस्ताव आवेदन प्रस्तुत कर रहे थे। और जब ये नमक कानून बना तो लोग नमक को बेचना प्रतिबंधित हो गया और इस प्रकार नमक का जो व्यापार था वो चोरी छिपे होने लगा। तो यहाँ पर इस पाठ में आपको देखना है कि कैसे इस नमक के कानून का पालन कौन लोग करते हैं और कौन इसका उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से नमक का व्यापार करता है। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी की क्या भूमिका रहती है ये आप पाठ में देखेंगे। मैं पाठ का आपको सारांश बताना चाहती हूँ। आप जब रीडिंग करेंगे इस पाठ को तो सारा जो सारांश अभी मैं समझाने जा रही हूँ आपको वो उसे आप बखूबी समझ पाएंगे। तो पाठ की जो कहानी है उसे मैं विस्तार रूप में सिर्फ आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। रीडिंग आप अपने बुक से करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे और समझेंगे। तो प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा एक बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यह धन के ऊपर धर्म के जीत की कहानी है। यह मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायण और कर्तव्यनिष्ठा को सम्मानित किया गया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुण के रूप में व्याख्यायित किया गया है। अब कहानी किस प्रकार है ये देखिए। जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया विभाग नमक विभाग बनाया गया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया।
इसके दरोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद के लिए ललायत थे। मुंशी प्रेमचंद भी रोजगार ढूंढने के लिए निकले थे। उनके पिता ने उन्हें हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो। उनके पिता ने, जब मुंशी प्रेमचंद जी बेरोज़गार थे और वे रोज़गार के लिए अपने लिए नौकरी ढूंढने निकले थे, तो उनके पिता ने उन्हें एक हिदायत दी थी कि बेटा, जब भी तुम कोई नौकरी पसंद करो या नौकरी के लिए हामी भरो तो ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें तुम्हारी खूब आय हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद होती है। उन्होंने जो मासिक आय होती है, जो मंथ में एक बार हमको जो तनख्वाह मिलती है, उसे मुंशी प्रेमचंद के पिता ने पूर्णमासी का चांद कहा था, क्योंकि जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, क्योंकि एक बार मिलती है और खर्च होते होते महीने के आखिरी आते तक के वह ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसे पूर्णमासी का चांद कहा। जैसे पूर्णमासी का चांद निकलता है, बड़ा होता है, बड़े होने के बाद धीरे धीरे घटते घटते वह ख़त्म हो जाता है, एक दिन समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार महीने की तनख्वाह भी जो होती है वो एक बार मिलती है और घटते घटते पूर्णमासी की चांद की तरह समाप्त हो जाती है। परंतु ऊपर की आमदनी बहता हुआ स्रोत है। उन्होंने कहा कि जो ऊपर की आमदनी होती है, जो ऊपर से हमको मिलती है एक्स्ट्रा, वो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदा प्यास बुझती रहती है। उन्होंने कहा कि जो ऊपर की आमदनी होती है वो बहता हुआ स्रोत है, अर्थात उसी से हमारी सदा प्यास बुझती है। इस उपदेश को पाकर मुंशी वंशीधर नौकरी ढूंढने निकले। सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग के दरोगा का होने का सुअवसर मिल गया। अब वो नौकरी ढूंढते ढूंढते इस दरोगा पद के लिए भी उन्होंने आवेदन किया और उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया और वे इस नमक विभाग के दरोगा पद के योग्य माने जाने लगे और उन्हें ये पद मिल गया। यह बात सुनते ही उनके स्वजनों के हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब जब लोगों को पता चला कि मुंशी प्रेमचंद को दरोगा बना लिया गया है, तो उनके जो सगे संबंधी थे वो जलन के मारे कुढ़ने लगे। अब आगे एक समय की बात है, बहुत ठंड का समय था और जाड़े की रात थी। मुंशी प्रेमचंद को बखूबी अपना काम करते थे, ड्यूटी दिन हो चाहे रात हो बहुत ही अच्छी तरह निभाते थे, बड़ी ईमानदारी और लगन से निभाते थे। तो एक दिन बहुत ठंड थी, रात का समय था, यमुना नदी के पुल पर आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। यमुना नदी के किनारे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ पर एक पुल था। उन्होंने जल्दी ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का मन मोह लिया था। उन्होंने अपने अच्छे कार्य से अपने बड़े अधिकारियों का मन मोह लिया था। दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज़ को सुनकर खुली। रात का समय था, पुल पर से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी जिसकी आवाज़ दरोगा जी के कान पे पहुंची और उसकी आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे, बाहर आकर देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। बाहर आके देखा तो पुल से बहुत सारी गाड़ियों की लाइन जो थी वो जा रही थी। दरोगा ने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा, फिर पता चला कि पंडित अलोपी दीन जो कि दातागंज के निवासी हैं, उनकी ये गाड़ियां हैं। मुंशी जी यह नाम सुनकर चौंक पड़े, क्योंकि पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे और बड़े ही व्यापारी थे। उनका अंग्रेज़ों के साथ अच्छा उठना बैठना था। उन्हें लगा कि ये ज़रूर कुछ अच्छा सामान ले जा रहे होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि उन गाड़ियों में तो नमक की बोरियां लदी हुई थी और वे नमक इस पार से उस पार ले जा रहे थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर उसी समय आधे सोते, आधे जागते, आधे बैठे ऐसे रथ पे ऐसे महाराजा की तरह आ रहे थे सवारी पे। पर उन्हें पता चला कि दरोगा जी ने गाड़ियाँ रोक दी है और वे दरोगा जी उनको घाट पर बुला रहे हैं। पंडित अलोपी दीन को लक्ष्मी की शक्ति का बड़ा ही भरोसा था। उन्हें लगा कि लक्ष्मी तो मेरे हाथ के खिलौने हैं
और वह निश्चिंत होकर दरोगा जी के पास पहुंच गए। अर्थात वो सोचते थे कि अगर मैं थोड़ी रिश्वत खिला दूंगा, थोड़ा पैसा इनको दे दूंगा तो मेरी बात बन जाएगी। ऐसा सोच के वो निसंकोच होकर दरोगा जी के पास पहुंच गए। हम ब्राह्मणों पर जाके बोलते हैं कि हम ब्राह्मणों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहना चाहिए। बंशीधर ने सहकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। अब जाके अलोपीदीन उनको समझाते हैं, कुछ रिश्वत देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मुंशी बंशीधर इस बात से नहीं मानते हैं और लास्ट में वो कह देते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। पंडित अलोपीदीन ने दरोगा के सामने 1000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की रिश्वत की पेशकश की। अब 1000 दिया, 2000 कहा, 3000 कहा, 10,000 कहा, 5000 कहा, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, अंत में जाके 40,000 तक की मुंशी प्रेमचंद को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन मुंशी प्रेमचंद का ईमान नहीं डगमगाया। तब भी पंडित अलोपीदीन ने दया याचना की, कहा कि आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और मुंशी जी ने उनकी एक ना सुनी और अंततः उन्होंने धन जो था वो धर्म के पैरों तले कुचला गया और उन्हें पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन हर व्यक्ति के जुबान पर इसी घटना की चर्चा थी। अब इतना बड़ा व्यापारी, इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति जो है वो जो व्यक्ति था वह उसमें आज पुलिस की हिरासत में पड़ गया था, तो स्वाभाविक था कि वो चर्चा का विषय बनता ही। तो ये जो घटना थी वो बड़े ही सारे लोगों में बहुत जल्दी ही फैल गई। पंडित जी के व्यवहार की खूब निंदा हुई और सभी लोग मुंशी प्रेमचंद को वाह वाह कर रहे थे और पंडित जी को बहुत ही बुरा भला बोल रहे थे। बेईमान और भ्रष्टाचारी अफसरों ने भी उसकी बड़ी निंदा की। जब गर्दन झुकाए अलोपीदीन अदालत में पहुँचे तो मानो सारा शहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा। जब पंडित अलोपीदीन अदालत में पहुँचे तो जनता उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी कि किस प्रकार उनको हिरासत में लिया गया है। लोग उस अवस्था में उन्हें देखने के लिए बड़े ही उत्सुक थे और उन्हें देखने के लिए आ गए थे। अदालत में पहुंचते ही हालत बदल गई। यहाँ के सभी कर्मचारी जो थे वो पंडित अलोपीदीन के गुलाम थे, उनके पैसों पर नाचते थे। वह सब की सब पंडित अलोपीदीन के हाथों बिके हुए थे। तुरंत हलचल और भागदौड़ शुरू हो गई। वकीलों की टीम ने मिलकर उन्हें बचाने के दांव पे साधे और सभी वकीलों ने पूरा जोर लगा दिया पंडित अलोपीदीन को बचाने के लिए। और इधर बंशीधर के पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा अन्य कुछ भी बात नहीं थी। पंडित जो थे वो असत्य की ओर अपनी बात रखते थे, अर्थात अपने आप को बचाने के लिए झूठे आरोप भी बंशीधर पे लगा सकते थे, लेकिन बंशीधर के पास में सिर्फ सच्चाई के अलावा और कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। परिणाम स्वरूप पक्षपात की ओर झुका न्यायालय सेठ जी के चरणों में झुक गया। अंत में क्या हुआ कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें पंडित अलोपीदीन को बेइज्जत बरी कर दिया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह लिख दिया, पंडित अलोपीदीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। मुंशी बंशीधर की नमक हलाली ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। अब मजिस्ट्रेट ने सारा की सारा दोष मुंशी प्रेमचंद के ऊपर डाल दिया। कहा कि पंडित अलोपीदीन जो हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो इतने छोटे से फ़ायदे के लिए इतना गंदा काम, छोटा काम, घिनौना काम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें
ज़रूर कोई मुंशी प्रेमचंद को कोई गलतफहमी हुई है तो कृपया मुंशी प्रेमचंद आगे से सावधान रहें। इस प्रकार उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के ऊपर ही सारा दोष मढ़ दिया। यह फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। आलोपी दिन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, जबकि वंशीधर को समाज ने जी भर कर अपमानित किया। अब जब फैसला आलोपी दिन के पक्ष में आया तो बड़े उछलते हुए निकले अदालत से बाहर, खुशियां मनाते हुए, लोगों को दिखाते हुए। लेकिन वंशीधर को बहुत अपमान सहना पड़ा। वंशीधर को जीवन का यह खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। आज मुंशी प्रेमचंद को यह एहसास हुआ कि सत्य का साथ देने वाला कोई भी नहीं है। ये बड़ी बड़ी उपाधियां, ढीले लंबे चोंगे सब निरादर के योग हैं। कहा कि ये जो वकील लोग और मजिस्ट्रेट ये जो भी हैं, ये सब की सब इतनी बड़ी डिग्रियां जो लेकर के इन लोग वकील और मजिस्ट्रेट बने हैं, ये सब बेकार हैं, क्योंकि ये तो सत्य का साथ नहीं देते हैं, ये तो असत्य का ही साथ देते हैं। तो अर्थात ये सब पढ़ाई लिखाई, ये सब डिग्रियां व्यर्थ हैं। एक सप्ताह के बाद वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया, मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने यह समाचार सुना तो अपना माथा पीट लिया। पिता तो बहुत क्रुद्ध हुए, माँ और पत्नी भी बहुत नाराज़गी व्यक्त की। अब जब नौकरी छूट गई तो पिता बहुत नाराज़ हुए, पत्नी और माँ भी बहुत परेशान और दुखी हुई और उन्होंने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की। एक सप्ताह के बाद सेठ आलोपी दिन वंशीधर के घर पहुँचे। अब एक सप्ताह गुजरा, पंडित आलोपी दिन मुंशी प्रेमचंद के घर पहुँचे। उन्हें आया हुआ देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। जब पंडित आलोपी दिन वहाँ आए तो उनके जो पिता थे प्रेमचंद जी के, वो आलोपी दिन के सामने अपने बेटे की नाकामयाबी और मूर्खता का रोना रोने लगे कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, वो समझता नहीं है, उसका बुद्धि नहीं है। इस प्रकार वो अपना रोना रोने लगे। आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा कहने और करने से रोका और कहा कि आपका बेटा कुल तिलक है। अब ऐसा सुन करके जो आलोपी दिन थे वो प्रेमचंद के पिता को समझाने लगे कि आपका बेटा ऐसा कुछ नालायक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वह आपके कुल का तिलक है, अर्थात वो आपके कुल का दीपक है। ऐसा आप उसके विषय में कुछ भी अपशब्द मत बोलिए। पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उन्होंने बताया कि संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो धर्म के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद ना समझिए। उसने कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको कोई चापलूसी बातें हैं, ऐसा मत समझिए आप कि मैं आप लोगों की कोई चापलूसी कर रहा हूँ। आपने मुझे परास्त कर दिया। उसने कहा कि आपने मुझे हरा दिया, अर्थात मैं आपकी इस ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के सामने हार गया हूँ। वंशीधर ने सोचा कि वे और अपमानित करने आए हैं। वंशीधर सोचते थे कि वो जो ऐसा बोल रहा है मतलब वो उसको और अपमानित करना चाहते हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। बोला कि ये तो आपकी उदारता है। बोला कि क्या आज्ञा है मेरे लिए, आप बताइए। आलोपी दिन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब अस्वीकार करनी पड़ेगी। आलोपी दिन ने कहा कि यमुना के तट पर मैंने आपसे बहुत याचना की, कुछ देना भी आपको चाहा, मेरी जो प्रार्थना थी आपने उसे स्वीकार नहीं करी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरी जो प्रार्थना है अब आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। पंडित आलोपी दिन ने एक स्टाम्प पत्र निकाला और उसमें कोई किसी पद का नाम लिखा हुआ था जिसे वंशीधर को स्वीकार करना था, अपने दस्तखत करने थे, और उन्होंने उस पद को स्वीकार करने की बात कही। पंडित वंशीधर ने उस स्टाम्प्स को पढ़ा।
पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6000 वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत कर रखा था। उसमें उस स्टाम्प में ये लिखा था, जब बंशीधर ने पढ़ा, कि पंडित अलोपीदीन ने अपनी जो स्थायी वसीयत है, अपनी जायदाद है, उसका स्थायी मैनेजर उसे नियुक्त किया था बंशीधर को, और उसे वार्षिक 6000 रुपया वेतन उसके लिए निर्धारित किया था। उसका रोजाना खर्च, एक सवारी और एक बंगला उसके लिए निर्धारित किया था, और जो एक स्थायी मैनेजर के लिए होता है, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने मुंशी बंशीधर के नाम लिखी हुई थी। बंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, अर्थात मैं आपका स्थायी मैनेजर बनने के लायक नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। उसने कहा कि इतने बड़ा स्थायी मैनेजर के लिए तो आपको बहुत बड़े एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जो कि मैं नहीं हूँ। मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है और मैं इस पद के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, अर्थात मैं आपका पद अस्वीकार करता हूँ। अब आगे देखिए, अलोपीदीन ने बंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वत्ता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार के अनुभव का ज़रूरत नहीं है, कोई विद्वान व्यक्ति हो मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ी कार्यकुशलता हो मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए। परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर मनु परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। उसने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति मिले जो मैंने उस दिन जो यमुना तट पर देखा था, कैसा व्यक्ति देखा था, बेमुरवत, उद्दंड, कठोर और धर्मनिष्ठ, जिसमें ये सारे गुण हैं, वही इस पद के लायक है। और मैंने उस दरोगा में ये सारे गुण देखे थे और यही गुण आप में विद्वान है, इसीलिए मैं आपको ये पद देना चाहता हूँ। उनकी अलोपीदीन की ये बात सुनकर वंशीधर की आंखें डबडबा आती हैं, अर्थात आंखें नम हो जाती हैं, और तब वो समझ जाता है कि पंडित अलोपीदीन मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं और किस प्रकार मुझे ये पद मेरी ईमानदारी को देखते हुए देना चाहते हैं। इसीलिए उसने अंत में कांपते हुए हाथों से उस मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद उन्होंने उस मैनेजर के पद को स्वीकार कर लिया, और ऐसा सुनकर, ऐसा देखकर पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार नमक का कानून जब बनता है और उसका जब चोरी छिपे व्यापार होता है, तो मुंशी प्रेमचंद वहाँ अपनी किस प्रकार ईमानदारी और लगन से अपना कर्तव्य निभाते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं, जिसका परिणाम अंत में जाके यही होता है कि पहले तो उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ता है, समाज के द्वारा नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, लेकिन अंत में उसी की जीत होती है। अर्थात यह कहा जाता है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है, और उसे दरोगा पद को छोड़कर एक उससे भी बड़ा पद उसे मिल जाता है, जिससे पाकर के उनका परिवार सारा के सारा बहुत खुश हो जाता है और वह अपना पूर्ण कार्य जो है वो पूरी ईमानदारी और लगन से करने लगते हैं। तो आपने देखा ये पाठ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ उनके ही जीवन की एक घटना है, और किस प्रकार जीवन में उनके उतार चढ़ाव आते हैं और जिसका सामना वो बहुत ईमानदारी और लगन से करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, सत्य की राह से पीछे नहीं हटते हैं, तो अंत में उन्हें अच्छा ही परिणाम मिलता है। तो इस पाठ को आप लोग रीडिंग करिएगा और जो अभी मैंने सारांश समझाया है उसे समझेंगे तो आपको पूरा पाठ
समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।